Purchasing a business with a solid income statement and weak cash flows is like buying a 100-floored building with weak foundations. It can crumble at any time. So I keep on saying this that a good income statement is like a great upper physique. तो जो लोग जिम जाते हैं उनमें काफी एक फेमस सेइंग है कि यार अपर फिजिक तो बना लिया बट लेग्स का क्या कर रहे हो, राइट? और एक पुअर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लाइक चिकन लेग्स। तो एक उसमें सेइंग भी है जो काफी फनी है कि आपकी चिकन लेग्स हैं, जो यहाँ पे इस पिक्चर में हमें दिख रहे हैं कि इवन दो यू हैव अ ग्रेट अपर फिजिक बट यू हैव चिकन लेग्स बिकॉज आप अपनी लेग्स ट्रेन ही नहीं करते। सिमिलरली इन केस ऑफ अ बिजनेस, अगर आपने जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा था, अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं 100 फ्लोर्स की एंड उसकी अगर फाउंडेशन ही बहुत वीक है, तो कभी भी अगर थोड़ा सा भी क्रम्बल या फिर कुछ भी छोटा सा भी अर्थक्वेक आ गया तो वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। सिमिलर इसी केस में, क्योंकि इफ यू डू नॉट ट्रेन योर लेग्स एंड इफ यू हैव अ ग्रेट अपर फिजिक, so you actually look like a chicken who's walking on the road, right? So moving on to the examples, just a second guys. So the cash flow statement measures how well a company manages its cash position, meaning how well the company generates cash to pay its debt obligations and fund its operating expenses. Cash flow statement complements the balance sheet and income statement and is a mandatory part of company's financial statement since 1987. Cash flows are the inflows and outflows of cash and cash equivalents, right? So this is what broadly your cash flow statement means. Let's proceed with a very simple example to understand cash flow statements. Suppose you start a समोसे की दुकान, सपोज करो आप समोसे की एक दुकान लगाते हो, उसमें आप अपना पैसा 2000 डालते हो, आपकी अपनी इक्विटी 2000 डाली है और आपने बैंक से कर्जा लिया 500 रुपए जो इंटरेस्ट फ्री है। बैंक आपका काफी फ्रेंडली बैंक है तो आपको 500 रुपए इंटरेस्ट फ्री कर्जा दे देता है। अगेन समोसे की दुकान आपकी खुल गई, राइट? तो अब आपका सोर्सेज ऑफ फंड कितना है इस धंधे में? 2500 रुपए, राइट? यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं आपका सोर्सेज ऑफ फंड 2500 रुपए के आसपास है। 500 रुपए आपने कर्जा लिया था, इक्विटी आपकी 2000 लगी हुई है। अब आगे चेक करते हैं कि अब आपने उन फंड्स का करा क्या। अब उन फंड्स में से आपने 1000 रुपए की तो पहले इन्वेंट्री खरीद ली, माने 1000 रुपए के आलू ले लिया आपने, 1000 रुपए के आपने यूटेंसिल एंड इक्विपमेंट्स ले लिए, राइट? मतलब कलची बर्तन ये सब। एंड आपका 500 रुपए बच गया कैश का बैलेंस जो आपके बैंक में अभी भी पड़ा हुआ है। सो पहले दिन में आपके बिजनेस की जो बैलेंस शीट है बिना किसी ट्रांजैक्शन के, बिना किसी सेल या फिर एक्सपेंसेस के कुछ ऐसे दिखेगी। 2000 की इक्विटी जो आपने बिजनेस में डाली, 500 रुपए का कर्जा जो आपने बैंक से ले रखा है तो इस साइड पे 2500 रुपए, और एसेट में 1000 रुपए की जो आपने इन्वेंट्री में आलू और केचप वेचप रखी हुई है, और 1000 रुपए के आपके यूटेंसिल एंड इक्विपमेंट्स, प्लस आपका कैश 500 रुपए और इस साइड पे 2500 रुपए दिख जाएगा, राइट? यहाँ पे हम सिमिलरली सेम एग्जांपल देख सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि इनकम स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इनकम स्टेटमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल प्रिंसिपल। माने कि जब आप सेल करते हैं, जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो जाते हैं, तब आप सेल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और जब आपके एक्सपेंसेस इंकर्ड है तब आप अपने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने उसका कैश रिसीव करा या आपने सप्लायर को कैश पे करा है या नहीं करा ऑन टाइम, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन अक्रूवल प्रिंसिपल। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। सपोज पहले दिन पे आप 300 समोसे बेच देते हैं, आपके समोसे एकदम सुपर हिट हो गए, लोगों को आपके केचप में कुछ अलग ही जादू दिख गया, आपके आलू में कुछ अलग ही जादू दिख गया, तो आपने 300 समोसे बेचे, राइट? 5 रुपए का एक समोसा बेचा और आपने 1500 रुपए की सेल करी। अभी तक 300 समोसे बेचे और 5 रुपए का एक समोसा, तो 1500 रुपए की सेल। पर आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना हुआ? आपने 3 रुपए इन्वेंट्री लगाई थी एक समोसे में, मतलब आपका 3 रुपए का इन्वेंट्री का एक्सपेंस था, रॉ मटेरियल एक्सपेंस था, जिसमें आपकी केचप और आलू था, राइट? तो 3 × 300 बेसिकली, तो जो आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल है वो है 900 रुपए। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है? 600 रुपए। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं हम कोई टैक्स नहीं दे रहे बिजनेस में, आपका नेट प्रॉफिट बचता है 600 रुपए। बट अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, अक्रूवल प्रिंसिपल का, कि ये अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है अक्रूवल, तो दिस डज नॉट मीन कि आपने उसका कैश कलेक्ट करा या नहीं करा, ये तो बस बता रहा है कि सेल इतने की हुई है। अब एक बार समझते हैं कि कैश में कितनी सेल हुई है और कैश में कितना आपने प्रॉफिट कमाया है, राइट? तो अब आपने 100 समोसे जो थे वो आपने उधारी पे बेचे हैं। कितने रुपए की सेल आपने क्रेडिट पे करी है? 100 समोसों की, राइट? एंड आपकी सेल्स इन कैश अब कितनी है? 200 समोसे बेचे 5 रुपए पे, तो 1000 रुपए की सेल इन कैश है। और कॉस्ट ऑफ सेल कितना है? कॉस्ट ऑफ सेल तो 900 रुपए ही है।
फिर आपका कैश प्रॉफिट कितना बचा, 100 रुपए। तो इस केस में हमें कैश प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा था, 600 रुपए, बट कैश में एक्चुअली मैंने कितना मुनाफा कमाया, दैट इज 100 रुपीज, राइट? So this is why a cash flow statement is really really important, because this is how businesses fool retail investors, जहाँ पे आप नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तेजी से दिखा देते हो पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कुछ दिखेगा ही नहीं, राइट? सपोज अ बिजनेस which grows really really fast, the profits are growing really fast, but the cash flow from operations are consistently negative. So this means yes, the business is growing, but it is burning more cash to grow, right? ज्यादा से ज्यादा पैसा या तो इन्वेंट्री में फंस रहा है या तो ट्रेड रिसीवेबल्स में फंसते जा रहे हैं. दिस इज व्हाट दैट मीन्स. तो हमें वैसे बिजनेसेस, रिटेल इन्वेस्टर्स को अवॉइड करने चाहिए जहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ही नेगेटिव है. उसमें तो जाने का मतलब ही नहीं बनता मेरे हिसाब से. लेट्स लुक एट दिस कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कैसे होता है. तो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो ये वो वाले आपके कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं जो कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है. सपोज करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, वर्किंग कैपिटल हो गया आपका, और जो जो नहीं है कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड उसको ये ऐड बैक कर देते हैं पीबीटी में, क्योंकि अब हम इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं सब. तो इनडायरेक्ट मेथड क्या कहते हैं कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे और उसमें आप नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक कर देंगे. आपका डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका क्यों लगता है कि आप 1000 करोड़ का एक बड़ी एसेट तो खरीद चुके हैं, और 1000 करोड़ का एसेट आपने अपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी दिखा दिया कि आपने ले लिया, तो अभी आपने नेगेटिव फिगर दिखा दी 1000 करोड़ की. तो होता क्या है, सपोज करते हैं आपका उस साल प्रॉफिट था 800 करोड़ रुपए, बट आपने 1000 करोड़ का तो एसेट ही खरीद लिया. तो उस साल आपको इनकम स्टेटमेंट में -200 करोड़ का एक लॉस दिखाना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट द ट्रू पिक्चर. तो आपको अकाउंटेंट कहते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इस एसेट की लाइफ 10 साल है, तो हर साल इसको 100 करोड़ करके डेप्रिसिएट कर लें, राइट? तो उस वजह से आप 800 करोड़ का जो आपका प्रॉफिट है उसमें से आप अगर 100 करोड़ रुपीज का डेप्रिसिएशन निकाल दें, तभी भी आप 700 करोड़ की नेट प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकते हैं. तो पीबीटी प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, देन प्लस फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट हम क्यों ऐड बैक करते थे, जो आपकी ब्याज की कॉस्ट है, बिकॉज हम फाइनेंस कॉस्ट को कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, राइट? क्योंकि वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, वो आपको फाइनेंसिंग के थ्रू बिजनेस में इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है. दिस इज नॉट फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. फिर अदर इनकम हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि अदर इनकम आप कोर ऑपरेटिंग बिजनेस से नहीं कमा रहे. अदर इनकम आपके दूसरे सोर्सेज से आ रही है, आपकी डिविडेंड इनकम है, आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन सब सोर्सेज से आ रही है, राइट? एंड फिर हम प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते हैं, which is not so much of a part of this presentation, but still I'll explain कि ज्यादा पैसा फंस रहा है वर्किंग कैपिटल में या फिर कम पैसा फंस रहा है, तो उस हिसाब से हम उसको प्लस माइनस चेंजेस ऐड बैक करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं. फिर आपकी डायरेक्ट टैक्सेस पेड आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कमा रहे हैं तो टैक्स तो आप देंगे ही, तो टैक्स को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं, राइट? There is a very important thing to realize that over a long period of time, the cumulative cash flow from operations must equal the cumulative profit after tax. Cumulative cash flow from operations upon cumulative PAT must be close to 1 or greater than 1. In some businesses, I will take it till 0.93 to 0.94 भी चलता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेसेस है तो इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आप B2B बिजनेस है. कुछ कुछ बिजनेस में 0.93 टू 0.94 भी चल जाएगा. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक डेयरी कंपनी है, इसका मैं नाम नहीं ले रहा, जस्ट टू शो एन एग्जाम्पल कि इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीएफओ कितना रहे और पैट कितना रहे. तो गाइस, पैट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस तब रियलाइज करते हैं व्हेन एक्सपेंसेस आर एक्सपेंस्ड एंड व्हेन रेवेन्यू इज अर्न्ड. जरूरी नहीं है आपने उसके पीछे अभी कैश कलेक्ट करा है या नहीं करा, राइट? तो इस वजह से पैट इज अ वेरी डिस्टॉर्टिंग फिगर इन माय ओपिनियन. इनकम स्टेटमेंट पे आपका कम ध्यान होना चाहिए, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2013 में इस बिजनेस का सीएफओ कितना था, -100 करोड़, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिखाया इस धंधे ने, 100 करोड़ का. फिर सीएफओ नेगेटिव था, फिर पीएटी पॉजिटिव था, फिर आपका सीएफओ थोड़ा पॉजिटिव हुआ, बट स्टिल एज कम्पेयर टू पीएटी बहुत कम था. 2016 में भी सेम कहानी थी, एंड 17 में आपका सीएफओ पैट से ज्यादा बढ़ गया, एंड 2018 में भी पैट आपका सीएफओ से ज्यादा था. सिर्फ 2017 में सीएफओ इस कंपनी का पैट से ज्यादा था, राइट? एंड 2019 में तो आई थिंक एवरीथिंग वेंट टू हेल. आपका
CFO was negative and your PAT was close to minus 3,000 crores, which I haven't shown it in the graph because वो सब कुछ बहुत छोटा कर देता. तो अगेन इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट कि अगर आप CFO और पैट को ही कंपेयर कर लें पिछले 10 साल के, एंड अगर वो सिमिलर है या फिर CFO थोड़ा ज्यादा है, तो हमें चल जाता है. क्योंकि CFO का ज्यादा होने के चांसेस क्या होते हैं, क्योंकि आपका जो डेप्रिसिएशन है, जो एक अच्छा खासा नॉन कैश एक्सपेंस है, कोई एसेट हैवी बिजनेस है तो उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट बहुत ज्यादा आएगा, तो आपके CFO में एड बैक होते जाएगा, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पैट से ज्यादा दिखेगा ही. मोर ओवर आपका फाइनेंस कॉस्ट भी CFO में वापस एड बैक हो जाता है, जो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सब्ट्रैक्ट आउट करते हैं. इंपॉर्टेंट टू रियलाइज. Another case study is of an infrastructure company. It is one of the most well-known infrastructure companies in the country. I won't take the name. यहाँ पे देखते हैं कि इनका CFO minus 7,000 करोड़, minus 1,000 करोड़, minus 3,000 करोड़, plus 6,000 करोड़, फिर minus 10,000 करोड़, फिर minus 5,000 करोड़. And PAT, चलो PAT is consistent or positively growing, but this company hasn't given any returns in the last 12 years. वन ऑफ द रीजंस इज कि CFO आपका पॉजिटिव है ही नहीं. बिजनेस की जो लाते हैं, बिजनेस की जो लेग्स हैं, इट इज अगेन लाइक द पिक्चर दैट वी सॉ इन द बिगनिंग. सिमिलर स्टोरी इन दिस बिजनेस एज वेल. सो मे बी अ लिटिल good for investors to be cautious of such businesses. I'm not saying that CFO on PAT is the only ratio to calculate frauds or to get out to like spot financial shenanigans, but it is one of the ratios which can help you a lot. There are close to 15 to 20 ratios that I personally use, but this is also one of the ratios which can help you a lot. Then coming to another company, this company again was in the news in the last 5 years, one of the most well-known companies. It's a water infrastructure company. They clean water and all. So let's look at it's a multinational company, by the way. So let's look at the CFO. Again, 2014 it matched, but let's look at the trend from 2015 onwards. Again, in 2015 it was below the PAT. 2016 it was way below the profit after tax. It was negative, in fact. Even in 2017 PAT was more than the CFO. Even in 2018 and 2019 the same story played out. This stock is down by 80%. This one is flat in the last 12 years. This stock is down by 99%. In fact, the company is in NCLT right now. So guys, these were 3 practical case studies. And why do I think that CFO upon PAT is a good ratio to look for? Because over a period of time, your profit after tax has to match your cash flow from operations. In some businesses, like some export businesses, we would agree कि 0.94, 0.93 भी चल जाता है, because you always need to maintain a lot of inventories. But in businesses में, in most of the businesses, it should be close to 100% or more than 100%. So guys, thank you for joining the session. If you have any more if you have any more suggestions for new videos, do mention them in the comment box. Hope to see you in the next one.